सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 19वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने गोल्ड जीता है। तो आपके कल एशियन गेम्स समाप्त हो चुके हैं। तो मतलब एशियन गेम्स से संबंधित जो डेली हम प्रश्न लेकर के आ रहे थे कि किसने गोल्ड जीता, किसने क्या जीता, तो अब इसका प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब यूं समझ लो ये आखिरी बार इसका प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो आखिरी बार आप रिवीजन कर लो अच्छे से। जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो सारे रिवाइज करा रहा हूं। एशियन गेम्स 2022 वाले जो 2023 में हो रहे हैं, कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है। और कहां पे हुए? होस्ट रहा चाइना के हांगजाओ में हुए। इसमें जो भारतीय टीम थी उसको स्पॉन्सर किया था अमूल ने। और इसमें उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक फ्लैग बियरर थे वो 2 खिलाड़ी थे। एक थे हरमनप्रीत सिंह जो कि मेंस हॉकी टीम के कप्तान है, और एक लवलीना बोरगोहेन है जो कि बॉक्सर है। इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अभी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इसमें गोल्ड जीता है। और अगर पूछें कि इन्होंने हराया किसे, तो अफगानिस्तान की टीम को हराया। और इसमें हमारे कप्तान कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान थे। एक्चुअली में लगातार बारिश के कारण जो अफगानिस्तान है वो पूरे ओवर नहीं खेल पाई थी। तो नियम के अनुसार जो हाई रैंकिंग वाली टीम होती है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो भारत यहाँ पे विजेता बना था। अच्छा, ये तो पुरुष टीम की बात हो गई। इससे पहले हमने पढ़ा था शायद एशियन गेम्स में हमारा वो तीसरा गोल्ड मेडल था जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम लेकर के आई थी। और अगर पूछे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हरा करके गोल्ड जीता था, उपविजेता भी याद रखो, उन्होंने श्रीलंका को हराया था। और पुरुष टीम ने अफगानिस्तान की टीम को हराया है। और एशियन गेम्स से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। बहुत ही अच्छी तरह से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि चीजें और सिंपल हो जाए आपके लिए। जैसे कि अगर पुरुष की टीम ने जीता है, महिला की टीम ने जीता है, तो वो साथ साथ लेकर के आऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मिक्स ना कर दूं, जितना हो सिंपल बनाने की कोशिश करूं। लेकिन इस वीडियो के पहले मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नोबेल पुरस्कारों का वीडियो बना करके मैं आपको दे दूं, क्योंकि आज यानी कि 9 अक्टूबर है और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो मेरी पूरी दिल से कोशिश रहेगी कि आज शाम तक, अगर ये घोषणा जल्दी कर दी गई तो आज शाम तक जैसा भी हो 8 बजे तक 9 बजे तक मैं आपको वीडियो बना करके दे दूं। लेकिन अगर लेट घोषणा होती है तो मुझे आपका ये वीडियो भी बनाना पड़ता है, रिवीजन वाला वीडियो भी होता है। तो फिर या तो सुबह बना करके दूंगा, लेकिन नोबेल पुरस्कारों का पहले बना करके दूंगा, उसके बाद एशियन गेम्स। और ये भी ध्यान रखना जो इस बार के एशियन गेम्स है उसका मोटो क्या रहा? एवर ऑनवर्ड। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसमें जो मेडल टैली रही पदक तालिका, उसमें पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे जापान, तीसरे पे साउथ कोरिया और भारत इसमें चौथे स्थान पर है। भारत ने 28 गोल्ड जीते, सिल्वर 38 है और ब्रोंज है 41। टोटल 107 इसमें मेडल इस बार हमें मिले। सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया हमने, क्योंकि अभी तक हमने कभी भी इतने मेडल नहीं जीते थे। 100 का आंकड़ा ही हमने जिंदगी में पहली बार पार किया। और चाइना ने 201 गोल्ड जीते हैं। अच्छा, इसके अलावा याद रखना अभी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है साउथ कोरिया को हरा करके। और एशियन गेम्स का इतिहास आप याद ही कर चुके हैं। सबसे पहली बार हुआ था 1951 में, नई दिल्ली में हुआ था। वैसे भारत में 2 बार हो चुका है ये, 1951 और 1982 में। लास्ट टाइम वाले 2018 में हुए थे इंडोनेशिया में। हर 4 साल के बाद होता है, तो 2022 में होना था। ये वही है 2023 में जो हो रहा है 2022 वाला, चाइना के हांगजाओ में। और अगली बार जो 2026 में होगा वो जापान में होगा। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य का पहला तट मंदिर ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है ये तट मंदिर, और ये अभी भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। याद रखना, ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, जो कब यूनेस्को में शामिल हुआ था या वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना था? 1984 में। और यहाँ पे हरित ऊर्जा से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पर जो भी लाइट जलेगी, पंखा जलेगा, मतलब जो भी लाइट का इस्तेमाल होगा ना, वो जो लाइट है वो कहाँ से आएगी, हमें कहाँ से मिलेगी? रिन्यूएबल एनर्जी से मिलेगी, अक्षय ऊर्जा, जैसे कि सोलर एनर्जी। तभी तो कहा हरित एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। तो ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। और मंदिर की अगर बात करें तो ये भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस तट मंदिर को ही शोर मंदिर भी कह देते हैं। कभी आपके सामने तट मंदिर आ जाएगा कह करके, कभी शोर मंदिर आ जाए। अच्छा, तमिलनाडु की बात आई है। तमिलनाडु को तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। आज मैं क्या करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर में आपको रिवाइज कराता हूँ जो अभी तक करंट अफेयर्स में किसी न किसी कारण से रहे हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये कहाँ बन रहा है, तो आंसर होगा बिहार में बन रहा है, ये 2025 तक बन जाएगा। फिर आपसे पूछा था अभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय,
और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी थी। और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक ये खुलेगा पश्चिम बंगाल में, जो कि वैदिक तारामंडल का मंदिर होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि मैं आपको यहाँ पे इस शीट में वो मंदिर रिवाइज कराऊंगा जो आपके किसी न किसी कारण से करंट अफेयर्स में रहे थे। रैंडमली कुछ भी नहीं उठाऊंगा, वैसे तो मंदिर बहुत सारे हैं तो रैंडमली कुछ भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि जो चीजें आपके करंट अफेयर्स में होगी उसी से लिंक करके आपके एग्जाम में आती है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे करंट अफेयर्स हो। तो स्टैटिक भी लेता हूं तो मेरी कोशिश रहती है कि वो करंट अफेयर्स से ही उठाऊं मैं। जैसे कि अगला प्रश्न देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। और तुंगनाथ मंदिर ये उत्तराखंड में है। कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। रामप्पा मंदिर जो भारत की 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था, ये तेलंगाना में है। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि अभी 41वीं और 42वीं 41 और 42 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी कौन सी बनी है। और कामाख्या देवी मंदिर जहाँ पे लगता है अंबुबाची का मेला, ये आपको मिलेगा असम में। और कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। तो आज मैंने आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट मंदिर रिवाइज करा, इनको ध्यान रखना। बाकी और भी मंदिर हैं, वो अगली बार जब इस तरह का प्रश्न आएगा मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो अभी असम सरकार ने इस योजना को शुरू किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना। तो इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? तो जो राज्य के सरकारी कर्मचारी या जो पेंशन भोगी हैं उनको इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें उन्हें कैशलेस स्वास्थ्य सेवा मिलेगी ताकि उन्हें इलाज के दौरान आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। अब यहाँ पे दो चीजें देखनी है हमें। एक तो असम न्यूज में आया है तो असम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए असम के बारे में पढ़े। और कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जो 2023 में हमने पढ़ी है, उनका रिवीजन भी करते हैं। तो पहले रिवीजन ही करते हैं हम। जैसे अगर बात करें सवेरा योजना की, तो इसको शुरू किया था प्रयागराज पुलिस ने। और मध्य प्रदेश ने, आपको याद होगा, लाडली बहना योजना को शुरू किया था। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए ना कि इसमें जो महिलाओं को जो दी जाने वाली राशि थी उसे 1000 रुपये से बढ़ा के कितना कर दिया, तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 1250 रुपये कर दिया प्रति महीना। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना भी चलती है। और अभी मध्य प्रदेश में ही मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को भी शुरू किया गया है। और यहाँ से ये भी लिंक कर पाओगे, ये देखो लाडली लक्ष्मी योजना, ये भी आपके मध्य प्रदेश की है। अगली योजना है उत्तर प्रदेश की, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसमें इसने क्या किया अभी कि लाभार्थियों को दी जाने वाली जो राशि है उसे 15,000 रुपये से बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया। तो ये न्यूज़ में थी। बाकी प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना शुरू की थी गोवा ने। और मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को उत्तराखंड ने शुरू किया। आसरा पेंशन योजना ये तेलंगाना ने शुरू की थी। और शुभ यात्रा योजना इसको केरल सरकार ने शुरू किया था। और एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना इसको शुरू किया था केरल ने ही। तो एक बार फिर यहाँ पे मैंने आपको 2023 की टॉप 10 इंपॉर्टेंट योजनाओं का रिवीजन कराया। बाकी और योजनाएं हैं वो मैं आपको आगे रिवाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी हम असम के बारे में भी बात करते हैं। तो ये रहा मैप में असम। देखो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया हैं। और असम में एक कामाख्या देवी का मंदिर आपको मिलेगा जहाँ पे लगता है अंबुबाची का मेला। वांचुआ महोत्सव ये भी मनाया जाता है असम में ही। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क आपको मिलेगा और ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है। एक तो अभी काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी है, डॉक्टर सोनाली घोष इनका नाम है। और अभी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क भी यही था, काजीरंगा नेशनल पार्क। और अभी असम का 7वां और या यूं कहूँ कि भारत देश का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना था? तो वो बना था दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। उससे पहले यहाँ पे 6वां बना था रायमोना नेशनल पार्क। बाकी 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पे? काजीरंगा हो गया, नामेरी, मानस, डिब्रू शिखोवा और औरंग नेशनल पार्क। टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। अभी आपको याद है यहाँ के चोकुआ चावल, जिसे जादुई चावल भी कहते हैं, उसको जीआई टैग मिला था। और बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर ये कहाँ पे स्थापित हुआ? असम के गुवाहाटी में। और अभी भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन ये भी कहाँ किया गया? असम में ही। तो इन सब कारण से असम न्यूज में था, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 47। तो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स।
और ये क्या बताता है, ये इंडेक्स बताता है कि किस देश में इंटरनेट की स्पीड कितनी है, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। तो इसको जारी कौन करता है ये भी याद रखना, ओकला। और इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात ये टॉप पर है, मतलब यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड सबसे ज़्यादा बताई गई है इसके अनुसार। और भारत इसमें कौन से स्थान पर है, 47 नंबर पे है भारत। और रैंकिंग की बात है तो 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स में आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। और ये शीट कई बार मैं आपके सामने ला चुका हूं, तो अब ये आपको याद भी हो चुकी होगी। तो अब आप कोशिश करना कि जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं साथ के साथ आप मेरे साथ बोलने की कोशिश करो। तो आप कहते हो ना, कई बार कई स्टूडेंट कहते हैं कि आपको कैसे याद हो जाता है ये सब, तो वो तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 आया था, इसमें भारत 126 नंबर पर है और टॉप पे फिनलैंड है। और अभी जो RAS का एग्जाम हुआ था उसमें करंट अफेयर्स मैंने आपको करवाया भी था, ये सेम प्रश्न वहां पे आया था। और मैंने आपको बताया कि जब भी ये शीट में आपको रिवाइज कराता हूँ सबसे पहला प्रश्न ही वही कराता हूँ। और 126 से आप याद रख सकते हो, अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 126 पे ही था, लेकिन टॉप पे आइसलैंड था। और आइसलैंड किस और रैंकिंग में टॉप पर है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, जिसको जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। बाकी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया, उसमें भारत चौथे स्थान पर है, तो टॉप पे अमेरिका है। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही जारी किया था, इसमें भारत 67 नंबर पे है, तो टॉप पे स्वीडन है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है, तो टॉप पे डेनमार्क है। उसके अलावा अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, उसमें भारत 161 नंबर पर है, तो टॉप पे नॉर्वे है। इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में बात करेंगे तो भारत 131 नंबर पे है, तो टॉप पे सिंगापुर है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में बात करें तो इसमें अमेरिका टॉप पर, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत है। और वर्ल्ड बैंक ने जो रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया, उसमें भारत 38 नंबर पर है। तो अब ये शीट आपको याद भी हो चुकी होगी, क्योंकि अब की बार से जो मैं शीट लेकर के आऊंगा उसमें नए इंडेक्सेस जोड़ करके लाऊंगा। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कम से कम एक प्रश्न को इस डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं 5 से 6 बार आपको रिपीट करवा दूं, ताकि आपके वो भेजे में घुस जाए। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग की सिफारिश की है, या यूं कहूं कि उसको मंजूरी दे दी है। आपसे पूछ रहे हैं उस वैक्सीन का निर्माण किसने किया, तो आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने मिलकर के इसका निर्माण किया है। तो याद रखना, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M, जो कि एक मलेरिया की वैक्सीन है, और अभी इसको मंजूरी दे दी है WHO ने। और याद रखना, ये मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है जिसे WHO ने मंजूरी दी है। इसे बनाया किसने है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने मिलकर के बनाया है। इस वैक्सीन का नाम R21 मैट्रिक्स M है। और मैंने आपको कहा कि ये दूसरी मलेरिया की वैक्सीन है जिसको WHO ने मंजूरी दी है। तो पहली वाली कौन सी थी, पहली वाली थी मॉस्क्यूरिक्स, मैंने कई बार आपको बताया इसके बारे में। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 7 अप्रैल को, इसीलिए आप 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हो। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। और मलेरिया की अगर बात करते हैं तो मलेरिया ये किस मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और एक्चुअली में वो तो वेक्टर का, वाहक का काम करती है। उसके अंदर में जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है वही मेन कारण है मलेरिया का। और इसके लिए इलाज के लिए कहूँ तो हम कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं, कुनेन की दवा, जो कि सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है, बहुत कड़वी होती है। और इसमें प्रभावित क्या होता है, RBC सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित होते हैं, उसकी कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स। और वैसे वर्ल्ड मलेरिया डे ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसको खत्म करने का लक्ष्य भी याद रखना 2030 का है। बाकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से आपको जरूर याद आएगा, जब कोविड-19 आया था तो इसने एक वैक्सीन बनाई थी। उस वैक्सीन का नाम क्या है बता सकते हो, तो आंसर होगा कोविशील्ड है। और एक कोवैक्सीन भी थी। कोवैक्सीन किसने बनाई थी, भारत बायोटेक ने बनाई थी, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और आपको याद होगा अभी वर्ल्ड वैक्सीन एक्सीलेंस अवार्ड ये इसी को मिला था, भारत बायोटेक को ही। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने प्रोजेक्ट शुरू किया, तो आंसर होगा भारतीय सेना ने। तो अभी भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के सहयोग से या उसके साथ मिलकर के ये प्रोजेक्ट उद्भव को शुरू किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इस प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य आपको पता है, हमारे भारत में प्राचीन समय में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई है। तो जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें उन युद्धों के बारे में लिखा गया है, मतलब उनमें इस तरह का बहुत सारा ज्ञान है
जैसे कि युद्ध कला के बारे में आप सीख सकते हो, कूटनीति, भव्य रणनीति, ये सब कुछ वहां से आप सीख सकते हो। तो यही इसका मकसद है कि वहां से इन सबका ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी भारतीय सेना ने ये प्रोजेक्ट उद्भव को शुरू किया है। या एक लाइन में अगर मैं आपसे कहूं तो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र में एकीकृत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे भारतीय सेना सदियों पुराने सिद्धांतों से सीख ले सके। अब इसी तरह से कुछ प्रोजेक्ट और कुछ ऑपरेशंस में आपको रिवाइज कराता हूं जो अभी न्यूज में रहे। जैसे आपको याद होगा प्रोजेक्ट क्लैप, ये शुरू हुआ था उत्तराखंड में, एजुकेशन के लिए था, ये एजुकेशन से संबंधित। एक उद्गम पोर्टल भी आपको याद आएगा, ये प्रश्न अभी RAS के एग्जाम में पूछा गया था, हमने पढ़ाया भी था। इसको RBI ने शुरू किया था। जो बैंकों में लावारिस धन पड़ा हुआ है उसको उसके वारिसों तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। बाकी ऑपरेशन सद्भावना की बात करें तो इसको भारतीय सेना ने शुरू किया था, कहाँ पे? लद्दाख में। कुछ और ऑपरेशंस देखो जो ये सारे न्यूज़ में थे वो मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने। ऑपरेशन करुणा, जो चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने इसको शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने शुरू किया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया था। जबकि ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था वहाँ पे मदद के लिए चलाया था हमने ऑपरेशन दोस्त। और ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया था हमने ये। और ऑपरेशन मेघदूत, ये 1984 सियाचिन में विजय पाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन ऑल आउट, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया था। ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए 1948 में चलाया था। ऑपरेशन ध्वस्त, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए चलाया था ये ऑपरेशन ध्वस्त। और ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस ने इसको चलाया था धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वाले, हुड़दंग करने वाले और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ। और ऑपरेशन राहत, ये यमन युद्धगृह में भारतीयों और दूसरे नागरिकों को यमन से बचाने और वापस लाने के लिए चलाया था हमने ऑपरेशन राहत। तो ये सारे ऑपरेशंस अभी न्यूज़ में रहे थे, इनको ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया, किसने डेवलप्ड किया इसको? तो आंसर होगा IISc बेंगलुरु। तो अभी IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार का मिमेटिक एंजाइम डेवलप किया है, जो क्या करेगा, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में जो औद्योगिक अपशिष्ट जल होता है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर निकलता है वहां से, उसमें ये जहरीले रसायनों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकता है। अच्छा, ये याद रखना, जो इंडस्ट्री से जो निकलने वाला वेस्ट वाटर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। ये स्पेलिंग मैंने आपके सामने रख दिया, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो एफ्लुएंट हो गया है। और फोटो में आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, तो सनलाइट की प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में ये मिमेटिक एंजाइम हम इसमें डाल देंगे तो ये इसको क्लीन वाटर में तब्दील कर देगा। अच्छा, एंजाइम से एक प्रश्न कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि PET प्लास्टिक को तोड़ने के लिए अभी कौन सा एंजाइम खोजा गया था? तो आंसर होगा PET46, मतलब उसका नाम रखा था हमने PET46। और आपको याद है, झीलों में खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ पे लॉन्च किया था इसको? बेंगलुरु में। वैसे एंजाइम से 2-3 प्रश्न आपके साइंस के भी बन सकते हैं। पेट में कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है? पेप्सिन होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दूध के पाचन के लिए पेट में उनके कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो रेनिन नाम का एंजाइम। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी अक्टूबर 2023 में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा प्राग। और प्राग ये किसकी कैपिटल है? चेक रिपब्लिक की। तो याद रखना, अभी विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन ये किया गया। और इस बार इसका कौन सा संस्करण था? 27वां संस्करण था, जो कि कहाँ पे हुआ? चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग में। और इस बार इसकी थीम क्या रही? फिर से सड़क पर एक साथ। और इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो हमारे जो सड़क व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी ने। और चेक रिपब्लिक की बात करें तो चेक रिपब्लिक इसकी कैपिटल प्राग हो गई। और करेंसी होती है चेक कोरोना। आपको याद होगा, इसी साल हमने पढ़ा था, इसके नए प्रेसिडेंट बने थे। और इनका नाम मैंने आपको ट्रिक से भी याद कराया था कि जब आप पेट्रोल भराने जाओगे तो वहां पे पैसे की जगह आप चेक भर के दे देना। तो चेक रिपब्लिक पेट्रोल भराने जाओगे, पेट्रा पावेल।
और अभी रिवीजन वाली क्लास में हमने कई बार इसको पढ़ा है। और आप रखना है कि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ये भी अभी बना है चेक रिपब्लिक में, जिसकी लंबाई 721 मीटर है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन जो समिट से मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। जैसे कि अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था जयपुर में। और अभी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया था भारत में, नई दिल्ली में। उसके अलावा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो चुका है, ये फिजी में हुआ था। और तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ ये बैंकॉक में। और अभी दिसंबर 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी भी करेगा। और 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन ये पहली बार हुआ भारत में भी कहाँ, बंगलुरु में। और याद रखना, इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे रोहन बोपन्ना, जिनका संबंध है टेनिस से। और अभी संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में। और दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था कहाँ पे, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और देखो, ये शीट आपकी पहले की बनी हुई है। जब भी सबमिट वाला क्वेश्चन आता है बार बार ये शीट में आपको रिपीट कराता हूँ। और अभी RASK में ये वाला प्रश्न उठ के आया था कि ये हुई कहाँ पे थी। तो मतलब मैं आपको चीज़ों का रिवीजन भी कराता हूँ, तो छांट के प्रश्न लेकर के आता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी जो आपके रिवीजन वाली क्लास कर रहे हैं हम, वहाँ पे भी जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आप एक बार क्लास अटेंड करके तो देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। फिर आपको मैं बोलूंगा ना कि क्लास मत लो, फिर भी आप जबरदस्ती क्लास लोगे, उसकी वैल्यू तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगी। हाँ, लेकिन ये हर स्टूडेंट के लिए वैलिड नहीं है जो बात मैंने अभी बोली है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो ही आपके लिए वो बात वैलिड है, वरना कल से पता लगे कि कोई स्टूडेंट बोले कि कल हमने क्लास ली थी आज नहीं ली, बोलो क्या कर लोगे भाई। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा ही मांगूंगा। देखो अगला क्या है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन अभी हुआ था नई दिल्ली में। और खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये भी हुआ था अभी भारत में। तो ये क्वेश्चंस तो ध्यान रखना। अभी आप बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एनपीएस वरीयता सूचकांक को किसने जारी किया? तो आंसर होगा HDFC। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। तो अभी HDFC ने एनपीएस प्रेफरेंस इंडेक्स को जारी किया है और इसने पहली बार ये इंडेक्स जारी किया है। इसीलिए ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, जारी किसने किया? HDFC पेंशन ने। ये एनपीएस तो मतलब समझते हो ना आप, नेशनल पेंशन स्कीम। जब आप गवर्नमेंट जॉब में लग जाओगे तो रिटायरमेंट के बाद जो आपकी इनकम का सोर्स होता है वो यही है, यहीं से आपकी फिर इनकम आती है हर महीने। तो बस इससे अगर प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा कि एनपीएस प्रेफरेंस इंडेक्स को अभी किसने जारी किया पहली बार? तो HDFC पेंशन ने। और अगर आपसे पूछे ना कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है, तो आंसर करना HDFC बैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने। तो रिपोर्ट का नाम है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। किसने जारी किया? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसकी स्थापना होती है 1969 में। अभी इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? इस रिपोर्ट में बताया कि भारत में बुजुर्गों की आबादी ये 2036 तक बढ़कर 22.7 करोड़ हो जाएगी, जो कि कुल आबादी का 14.9% होगा। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो याद रखना, इसको किसने जारी किया? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने। चलो अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करवा देता हूँ।